हे एवरीवन, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड डायग्राम। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमने पहले वाले पार्ट में डायग्राम किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या लेबल करने को पूछा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम कौन से होते हैं वो किया हुआ है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे आपको फिगर दे देगा और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस काफी देते हैं और आई थिंक सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक तो यही होता है। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिगर किस चीज का दिया हुआ है। तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है अमीबा में, अमीबा के न्यूट्रिशन से रिलेटेड फिगर है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि अमीबा में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड द फैगोसाइटोसिस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। द डाइजेशन ऑफ अमीबा टेक्स प्लेस इन। अमीबा में डाइजेशन, एक सिंगल सेल है, हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। अब अमीबा में एक जब सिंगल सेल है तो वहां पे डाइजेशन कैसे होता है? वहां पे डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस फूड वैक्यूल। क्लियर? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है लेबल द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये चीज हमने सेम पहले वीडियो लेक्चर में भी किया हुआ है, तो फटाफट से लेबल कर लेते हैं। ये फर्स्ट वन दिखा रहा है माउथ को, जहां से हम इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है सलाइवरी ग्लैंड, फूड को माउथ से इनगल्फ करते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड उधर अपना काम करेंगे और ये फूड फर्दर फूड पाइप से, दैट इज ईसोफेगस, ईसोफेगस से फाइनली जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है, ये फिफ्थ वाला क्या है? दिस इज स्टमक। और फिर ये फर्दर स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये वाला पार्ट। सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा फूड जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। सो दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में इधर रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर हो जाता है। फिगर इज नॉट सो मच विजिबल, तो यहां से हम क्या है, इधर वाला पार्ट जो यहाँ पे स्टोर करने वाला पार्ट होता है दैट इज रेक्टम, और जो ओपनिंग होती है जहां से एक्सक्रीशन करते हैं वो होता है एनस। अब यहाँ पे दो पार्ट्स और दिए हुए हैं। स्टमक के इधर साइड में पाया जाता है हमारा लीवर, एंड ये 6 लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे 3 ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। पहला हो गया सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर हो गया और पैनक्रियाज। 3 ग्लैंड्स हेल्प करते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक ऑफ एंट्री इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड किस तरीके से एंटर करता है? तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को रीड करने में जो भी टाइम लगे फाइनली वो टाइम लगा लो, क्योंकि क्या है, क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस क्या होता है कि हम क्वेश्चन के वर्ड्स को देख के डर जाते हैं, तो यहाँ डरना नहीं है। सबसे पहला क्या है, हमें पता है सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का, तो ये हो गया फर्स्ट इंजेशन। फिर अगर हम देखते हैं इजेशन दिया है, नहीं, ये तो सबसे लास्ट होता है। पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, ओके। एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जब इंजेशन किया तो फूड को माउथ में लिया और फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा काम होता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, तो एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज होगा। एंड देन फिर क्या होता है, पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। अब फेरिंग्स से स्टमक तक फूड जाएगा ट्रेवल करते हुए, ये थर्ड प्रोसेस हो गया। अब बचता है हमारा ये दो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमें पता है सबसे पहले क्या हुआ, इंजेशन हुआ,
इंजेक्शन माउथ में हो रहा है, ठीक है, हमने लिया फूड को, एंड देन सलाइवरी अमाइलेज अपना काम करेगा। सलाइवरी अमाइलेज अपना काम करने के बाद क्या होता है, फूड पाइप के थ्रू वो जो फूड है वो स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में जो भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होना होता है वो हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फिफ्थ। देन लास्ट प्रोसेस बचता है हमारा ये सिक्स वाला ईजेशन का, जहां पे हम जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेबल डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्टेट देयर फंक्शन। अब यहां से है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक एक एक नंबरिंग दे देते हैं सबको। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए है, बी, फिर दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। तो पहला पार्ट क्या दिख रहा है हमें, पहला होता है हमारा रीनल आर्टरी, ये है हमारा रीनल आर्टरी। फिर बी वाला पार्ट हमें दिख रहा है, दिस इज आवर किडनी। फिर सी पार्ट दिख रहा है रीनल वेन। ये डी वाला पार्ट दिख रहा है एओर्टा का, और ई पार्ट है यूरेटर जो पाइप होती है। एफ दिख रहा है वेन का, या फिर वीना कावा लिख दो, वेना कावा। फिर एफ हो गया। जी वाला पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। दिस एच पार्ट इज यूरेथ्रा, द ओपनिंग। अब सबका एक एक आपको फंक्शन लिखना है, क्या रोल होता है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा देखे जाते हैं एग्जाम में, आपको इसी तरीके से डायग्राम बेस्ड जो भी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। कैसे है कि अगर आपको फिगर दे देगा, फिगर बनाने को बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन क्या है यहाँ पे आपको फिगर खुद देगा लेकिन लेबल आपको करना है। मींस क्या, उनकी थोड़ी सी मेहनत की फिगर उन्होंने दे दिया, लेकिन बाकी जो भी दिमाग लगाने का काम है आपका है कि इसको लेबल करो। लेबल करने के बाद सारे जो भी लेबल पार्ट हैं, ठीक है, उनका सबका एक एक फंक्शन भी लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सारी नॉलेज, कितनी नॉलेज आपको उस टॉपिक के बारे में है वो चीज ले ली जाती है। तो सबसे पहला है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम क्या होता है कि ये जो भी ब्लड है उनको किडनी में लेकर आते हैं, ठीक है। फिर किडनी का काम क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन फॉर्मेशन। रीनल वेन का काम क्या होता है, रिमूव ब्लड फ्रॉम किडनी, किडनी से ब्लड को लेकर जाएंगे। फिर हम बात करते हैं एओर्टा की। एओर्टा का काम क्या होता है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी। एंड यूरेटर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। दिस इज वेना केवा। वेना केवा का काम क्या होगा, जैसे ये कैरी कर रहे हैं ब्लड को हार्ट से किडनी तक, हमने पढ़ा हुआ है एओर्टा एंड वीन्स का, ठीक है, आर्टरी और वीन्स के बारे में। आर्टरी का काम क्या होता है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाओ। तो किडनी में भी वही वो काम कर रहा है कि हार्ट से ब्लड को उठाया किडनी में लेकर जा रहा है। सेम चीज क्या है वेना कावा का, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर रहेगी उसको उठाएगा और उसको लेकर आता है हार्ट तक। तो ये क्या करते हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट। एंड यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, स्टोरेज का, स्टोर यूरिन। यूरेथ्रा क्या होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है।
ठीक है, जहां से जब अर्ज होती है तो यूरिन को पास आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक करके आपको फंसाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आर्टरी और वेन दो चीजें अलग है और पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन अलग होता है। कैसे? हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टरी का काम होता है कि हार्ट से दूर लेकर जाना ब्लड को। वेन्स का काम होता है हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो कराना। दो बातें समझ में आती है। आर्टरी का काम है कि हार्ट से ब्लड को दूर ले जाओ और वेन्स का काम क्या है कि पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लाओ। मीन्स हमें पता चल गया आर्टरी का काम हमेशा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना बॉडी के हर एक पार्ट तक, और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करो और हार्ट की तरफ लेकर आओ। दिस इज क्लियर। अब बात वहीं पे आ जाती है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का। जैसे ही पल्मोनरी वर्ड ऐड होता है दोनों के फंक्शन पलट जाते हैं। कैसे? अब पल्मोनरी वेन क्या करेंगे, अभी भी ये वही काम कर रहे हैं कि हार्ट से दूर ले जाएगा आर्टरी और हार्ट की तरफ लाएगा वेन, लेकिन ये जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का काम था वो चीज ऑपोजिट होता है। कैसे? पल्मोनरी वेन क्या करेंगी, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है और हार्ट में लेकर आएंगी। पहले वेन्स का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना हार्ट की तरफ। अब ये वेन क्या कर रहा है, पल्मोनरी वेन जब हुआ तो वो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है फ्रॉम द लंग्स। सेम चीज हो गया हमारे आर्टरी के साथ और पल्मोनरी आर्टरी के साथ। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट से उठाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको लंग्स में ले जाकर देती है फॉर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये दो चीजें क्लियर है। अब यहां से ट्रिक क्या किया गया है, फंक्शन ऑफ आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन बताओ। दोनों का काम अलग है, एक सिमिलैरिटी है एक डिससिमिलैरिटी है। क्या? पहले हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। बोथ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज सिमिलैरिटी। क्योंकि आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लेगी और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती है। सेम काम होता है पल्मोनरी वेन का, ये लंग्स से उठाएगा ब्लड को और हार्ट में लाकर देता है, जिससे क्या हो कि आयोटा फिर आगे की तरफ अपना काम कर सके। डिससिमिलैरिटी क्या होती है दोनों में, वन कैरीज ब्लड towards the heart other carries blood far away from heart। तो वेन, चाहे वेन हो चाहे रीनल वेन हो चाहे वो पल्मोनरी वेन हो, अगर वेन है तो वो हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो कराएगा। मींस क्या है, वन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेकर आएगा। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, लंग से हार्ट को ब्लड को उठाना और हार्ट में लाकर देना। सेम चीज आर्टरी का क्या है, आर्टरी चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे नॉर्मल आर्टरी हो, इनका काम क्या होता है, हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाना। तो आर्टरी क्या करेगी, हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्लू कलर इन द डायग्राम। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है और रेड कलर के पास कैसा ब्लड है। तो हमें पता है ये जो ब्लू वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड। मींस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है इस ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। एंड ये जो रेड वाला पार्ट दिखता है ये होता है हमारा ऑक्सीजन रिच, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिकेटिव ऑफ ब्लड। मींस कौन सा ब्लड है यहाँ पे, या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच लिखिए या फिर डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
and here oxygenated. Clear? Now next question is, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जहां पे क्या है, सारी मेहनत आपकी होगी, ठीक है। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल डेंड्राइट एंड एक्सॉन। डेंड्राइट एंड एक्सॉन को ही लेबल करना है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हम कर लेते हैं। तो ड्रॉ तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरीके से होता है न्यूरॉन का डायग्राम। दिस बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि फटाफट डायग्राम ड्रॉ करना आ जाए। दिस इज डेंड्राइट, पहली चीज बन गई जो वहां पे पूछा हुआ है। ये हमारा होता है एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग बोलते हैं, सिनेप्टिक बल्ब्स भी कहते हैं इनको। इधर होती है न्यूक्लियस। फटाफट से लेबलिंग कर लेंगे। दिस इज डेंड्राइट, डेंड्राइट्स हो गया। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एक्सॉन एंड ये सेल बॉडी हो गई। ये होता है नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल, नर्व एंडिंग। ये होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ओके, तो ये रहा हमारा न्यूरॉन का फिगर, ठीक है। न्यूरॉन को हम कहते क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। तो हमें याद होना चाहिए ये होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ही है जो हेल्प करता है, मेन थिंकिंग पार्ट, जो चीजें आप सोचते हो क्या कैसे लेना है या फिर कोई डिसीजन कैसे लेना है, ये सारा पार्ट किसका होता है, ये सारा काम किसका होता है, ये होता है फोर ब्रेन का। सेकंड क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो हमारा पोस्चर डिसाइड करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस, कि चलते चलते बचपन में क्या होता है, ये सारी चीजें डेवलप नहीं होती है तो हम चल नहीं पाते या खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, क्या ऐसा होता है कि बड़े होने के बाद भी ये चीजें हो रही होती हैं? रेयर केस में कभी कभी होती है, दैट वाज एक्सीडेंटल, ठीक है। वो एक्सीडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि हमारे पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन हो जाते हैं हम, धीरे धीरे डेवलप होता है जब हमारा ब्रेन, तो हम ये सारी चीजें मेंटेन करना सीख जाते हैं। पेन को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना, ठीक है। तो ये सारा काम होता किसका है, किस पार्ट का होता है? तो हम यहां से बात करते हैं, ये काम होता है सेरेबेलम का। आपको याद होना चाहिए सेरेबेलम पार्ट है हाइंड ब्रेन का, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग, फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है, डिफाइन करो रिफ्लेक्स आर्क को। हमने जल्दी ही अभी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क, और फिर एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। हमने हॉट पैन से रिलेटेड किया हुआ था कि ठीक है, कि कैसे कोई भी थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको बताना है स्नीजिंग, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब का क्या काम होता है। Define reflex arc, draw a flow chart showing the sequence of events which occur during sneezing। फिर है लिस्ट 4 प्लांट हार्मोन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे रहते हैं 1 by 1, ठीक है। ये 2 मार्क्स का होगा, ये 2 मार्क्स का होगा। आपको कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा लिखने के लिए बैठ गए। करना क्या है, ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर से ज्यादा लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना है।
कंटेंट उतना ही लिखिए जितना जरूरी हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क को इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आपको देनी होगी कि ये पाथवे होता है, ठीक है, टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, कि कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे लेना है या जो काम करना है, स्टेप क्या होता है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ स्नीजिंग के लिए मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल गया और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ने इस चीज को सेंस कर लिया। अब क्या हुआ, हमें मिल गया स्टिमुलस, फिर जो सेंसरी नर्व इम्पल्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे बाय द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। उसके बाद फिर सेंसरी नर्व क्या करेगा, ये जो इम्पल्स मिला उसको स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करता है उस चीज को और यही चीज को भेज देता है मोटर न्यूरॉन को। फर्दर मोटर न्यूरॉन कंडक्ट करेंगे इस इम्पल्स को सीएनएस से इफेक्टर तक का, और फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक बहुत फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आपको पता होना चाहिए स्नीजिंग क्या होती है। नॉर्मली हम एक्सपायर करते हैं, ठीक है, एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है दैट इज स्नीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इफेक्टर तक जाएगा, फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा लंग्स के द्वारा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्नीजिंग। तो ये रहा रिफ्लेक्स आर्क का। फिर उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 प्लांट हार्मोन के बारे में बताना है। आपको पता होना चाहिए 5 प्लांट हार्मोन होते हैं, पर जितना पूछा गया है हमें लिखना सिर्फ उतना है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, और जो हमारा 5th होता है दैट इज एब्सिसिक एसिड। यहां से हम बात करते हैं इफ इट इज इंपॉर्टेंट, तो आप सबकी डेफिनेशन लिखो, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द पार्ट ए बी सी शोज इन द फॉलोइंग डायग्राम स्टेट 1 फंक्शन ऑफ ईच। यहाँ पे डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल होगा, इसमें बताना है कि ए बी सी कौन सा पार्ट है। तो अगर ए हम देख रहे हैं, सबसे पहले चीज क्या है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसका जो प्लांट का मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो एक ही फ्लावर में एग्जिस्ट कर रहा है। हम यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा हमारा फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टिल, पिस्टिल भी है, एंड इधर से क्या है, स्टेमन भी है। मींस जब एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में पिस्टिल और स्टेमन दोनों साथ में होते हैं, इट मींस जो फ्लावर है वो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब यहां से हम लेबल कर लेते हैं, सो दिस ए वाला पार्ट इज, ये एंथर दिख रहा है हमें, और बी वाले पार्ट की बात करें तो ये ट्यूब की बात कर रहे हैं, दैट इज स्टाइल, ये फीमेल का पार्ट है। फीमेल का पार्ट ये होता है स्टिग्मा, और फिर स्टाइल लॉन्ग वाला ट्यूब स्ट्रक्चर, और यहाँ जो बल्ज स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बोलते हैं ओवरी। एक एक फंक्शन पूछा गया है। तो एंथर का काम होता है बहुत सारे लॉट्स ऑफ पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्टाइल का काम होता है कि ये यहाँ से अपनी तरफ से मेल गैमीट को जाने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं, और ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी के पास फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट मार्क्ड इन ए डायग्राम। ठीक है, ए डायग्राम का नाम बताना है आपको। हाउ डज ए रीच पार्ट बी, ए वाला बी की तरफ कैसे पहुंचता, बी तक कैसे पहुंचता है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट सी, जो सी है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट हैपेंड टू द पार्ट मार्क्ड डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवर, डी वाला पार्ट जो मार्क किया गया है क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। दिस इज pollen grain, ये बी वाला पार्ट है फीमेल का, दैट इज स्टिग्मा। सी हमें दिख रहा है ये इस pollen grain से निकला हुआ है, इट मींस ये है pollen ट्यूब, और ये डी वाला पार्ट है ओव्यूल का, ओवरी नहीं है ये ओव्यूल है। ठीक है, तो यहां से अब हम एक एक का फंक्शन देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन सबसे पहला हमने मार्क कर दिया सबको। फिर हाउ डज ए रीच पार्ट बी,
ए मींस पॉलन ग्रेन कैसे बी तक पहुंचता है, तो बहुत सारे में पता है वेरियस एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे विंड हो गया या फिर वाटर हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाने में हेल्प करते हैं। या तो हवा से उड़ के चला आया, वाटर के थ्रू आ सकता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो नेक्टर लेने के लिए जाते हैं फ्लावर्स पे, तो वहां पे क्या होगा, जब वो नेक्टर लेने के लिए जाते हैं तो उनकी जो स्टिकी लेग्स होते हैं उसमें क्या होगा, ये चीज चिपक जाता है और फिर वो नेक्स्ट फ्लावर पे आते हैं तो उसकी स्टिग्मा पे ये चीज ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फिर क्या हुआ, अब ए वाला पार्ट पॉलन ग्रेन हो गया, बी स्टिग्मा हो गया, तो ए कैसे पहुंचता है बी तक, बाय वेरियस एजेंट्स। आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, लाइक विंड हो गया, वाटर हो गया एंड इंसेक्ट्स हो गए। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट सी। जो पार्ट सी है इट मींस पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलन ट्यूब हेल्प करते हैं मेल गैमीट को टू रीच ओव्यूल, ठीक है। जो फीमेल गैमीट है मींस क्या है, पॉलन ट्यूब हेल्प्स टू रीच दिस मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर, मतलब डी के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद डी पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इधर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट मिले, फीमेल गैमीट मिले, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट डेवलप्ड हुआ तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली क्या है, ये डन और ये भी डन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। सबसे पहले तो पहचानो इस फिगर को कि ये फिगर दिया किस चीज का है। जब फिगर ही नहीं पता होगा किस चीज का दिया है तो क्वेश्चंस कहां से हम करेंगे। तो ये फिगर है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां से हम लेबल करते हैं, लेबल द पार्ट ए बी सी एंड डी, जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनको लेबल करो। तो ए वाला पार्ट हमें दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारे किडनी से निकल के आई हुई पाइप है, मींस दिस इज यूरेटर। बी वाला पार्ट, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पे भी हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है सेमाइनल वेस्किल। सेमाइनल वेस्किल। डी पार्ट ये टेस्टिस है, टेस्टिस से निकली हुई पाइप को हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। ये स्पर्म को कैरी करने का काम करते हैं। और ये जो सी वाला पार्ट है ये ओपनिंग है, यूरेथ्रा, ठीक है। तो इधर लेबलिंग हो गई। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, लेबल द पार्ट, लेबल कर दिया, डन। नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टिस सिक्रीट करता है सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस सिक्रीट करते हैं सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब इनके रोल की अगर हम बात करते हैं तो ये मेल बॉडी में, ठीक है, जो ह्यूमंस में मेल होते हैं उनकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, आवाज का भारी होना, ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनने लगते हैं, 6 पैक 4 पैक जो भी बनते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट, तो ये सारे कैरेक्टर्स कौन डेवलप करता है, जब यही सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बी और सी, बी वाला है सेमाइनल वेस्किल एंड सी इज यूरेथ्रा। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है तब के टाइम पे सेमाइनल वेस्किल और यूरेथ्रा का क्या काम होता है। सबसे पहले इनका मेन रोल क्या होता है कि ये कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, जिससे ये इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं। और यूरेथ्रा का काम क्या होता है कि पेनिस तक स्पर्म को लेकर आना। इधर वॉस डिफरेंस से स्पर्म आ रहा होता है बाय इजैकुलेटरी डक्ट, और यूरेथ्रा का काम होता है इसको पेनिस तक इजिली ट्रांसपोर्ट कराना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स 1 to 5। ये डायग्राम किस चीज का है, डायग्राम हमें दिख रहा है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम लेबल करते हैं तो सबसे पहला हमें ये दिख रहा है, ये है ओवरी, और फिर फर्स्ट वन इसको हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। थर्ड हमें दिख रहा है ये यूट्रस है, फीमेल यूट्रस, इसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। फोर्थ इज सर्विक्स एंड दिस फिफ्थ वन इज वजाइना। क्लियर? यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कहां पे बताओ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होते हैं, या फिर एंट्री ऑफ स्पर्म किधर से होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी कभी सिर्फ लेबल करने को दिया जाएगा या फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इस तरीके से क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम दिया हुआ है, इकोसिस्टम के टाइप है, एक टाइप दिया है टेरेस्ट्रियल, दूसरा टाइप क्या होता है, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो टाइप। इकोसिस्टम की हम डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ आप लिख सकते हो तो आप ट्राई कीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट है एंड हमें पता है दूसरा कंपोनेंट होता है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइज होते हैं प्रोड्यूसर्स से एंड एबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइज होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। यहां से हम देख सकते हैं हर एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ वेटेज वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन कब कहां से कौन से क्वेश्चंस पुट अप हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट एंड रिपीट पूछे गए, तो उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये भी आपका मैजिकल ईयर हो सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको सेम उसी तरीके से मिल सकते हैं। फिर आता है अ डायग्राम ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज गिवन बिलो, द स्टेटमेंट विच डिफाइंस द सिस्टम एंड इट्स पार्ट इज। ठीक, हम यहाँ से बात करते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा जोहड़ के बारे में, ठीक है, या फिर हम बात करें खादिन के बारे में, तो ये सारे कुछ राजस्थान के हार्वेस्टिंग सिस्टम्स थे। ये सारे से भी क्वेश्चंस रेयर केस में देखा गया, बट क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, तो किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहला हमको दिख रहा है ये होता है हमारा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया होता है। एंड अगर हम बी की बात करते हैं, यहां से हम ऑप्शंस मैच कर लेंगे, पहले हमें फिगर याद होना चाहिए, सलाइन एरिया, क्योंकि अगर हम फिगर के थ्रू ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाना है। तो यहां से आप क्या करो, हर एक फिगर को पढ़ के जाओ, फिगर में जो भी चीजें पूछी गई हैं सबसे पहले आप खुद से लेबल्ड करो। खुद से लेबल्ड करने के बाद क्या है, हम ऑप्शन से मैच करेंगे तो हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। एंड अगर हम सी की बात करें तो ये हमारा शैलो डगवेल होता था। अब हम ऑप्शंस में जाके इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कहां पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज गिवन, दिस इज एन आइडियल सेटिंग ऑफ खादिन सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि ये किस सिस्टम का है, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि ऑड वन आउट खेलेंगे या और सारी चीजें, हमें पता है ये खादिन सिस्टम का ही फिगर दिया हुआ है। तो अब यहां से हम देखते हैं खादिन सिस्टम किसी और में है, नो। तो फाइनली बाकी सारी चीजें मैच कर लेते हैं। ए कैचमेंट एरिया है, यस। बी इज सलाइन एरिया, ठीक है। शैलो डगवेल है, तो ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, ज्यादातर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछ लिए जाते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन से पूछा जाता है, लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हमारे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से पूछा जाता है, यस। हेरिडिटी और इवोल्यूशन से इधर क्वेश्चंस हमें नहीं मिले, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं कि आपको ड्रॉ करके बताना होगा कि कैसा क्रॉस किस में कराया जा रहा है, ठीक है। मेनली क्वेश्चंस उसी तरीके से बनते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है, कोई नई चीजें नहीं पढ़नी है। सबसे ज्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास, तो कोई भी नई चीजों पे नहीं जाना है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हुई है उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए यूज कीजिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना बेटर होगा। सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ऑल द बेस्ट। सो फॉलो दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैसे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं साइंस में, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर, पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ फिर भी कुछ वेटेज वाले चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।